होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। चची एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन वो मेरी माँ जैसी नहीं थी। मेरी माँ बहुत ही सीधी सादी और शरीफ औरत थी, जबकि अम्मा की चची जो बेवा औरत थी, उनके रंग ढंग देखकर वो कहीं से भी बेवा मालूम नहीं होती थी। चची ने शौक और चंचल रंग का जोड़ा पहन रखा था, काफ़ी सारा मेकअप भी किया हुआ था। वो बड़ी आराम से बिस्तर पर लेटी अपने सामने एलईडी पर वाहियात किस्म की फिल्म देख रही थी और उनकी सारी तवज्जो उसी पर थी। मैंने करीब जाकर उन्हें सलाम किया तो चची ने मेरा मुंह पकड़कर मेरा माथा चूम लिया। कहने लगी, वाह, तू तो बड़ा जवान हो गया है, क्या लंबा चौड़ा कद निकाला है। चल, अच्छा हुआ तू यहाँ मेरे पास आ गया, तेरी माँ तो तेरी जवानी को जाया ही करती। चल यहाँ मेरे पास बैठ जा। चची ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मेरे पाँव दबा दे। ये सुनकर मैं एकदम शर्मिंदा हो गया। एक गैर औरत के पैरों में बैठना और फिर उसके पाँव दबाना मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी। मैं तो ये सोचकर आया था कि वो घर के काम काज करवाएंगी, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पैरों पर बिठा लिया था और अपने पाँव मेरी गोद में रख दिए थे। न चाहते हुए भी मैं धीरे धीरे उनके पाँव दबाने लगा था, क्योंकि अम्मा ने कहकर भेजा था कि चची को खुश रखूंगा तो वो तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगी और हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। अम्मा ने सख्ती से ताकीद की थी कि ये नौकरी हरगिज नहीं छोड़ना, इसलिए मैं चची के हर हुक्म का पाबंद था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि चची ने मुझे यहाँ किस मकसद से बुलाया है। काफ़ी देर तक मैं चची के पाँव दबाता रहा। फिर चची ने मुझे कहा कि सामने ही शीशे पर तेल की बोतल रखी है। मैं वो उठाकर चची के सामने आया तो वो ऊंधे लेट गई। कहने लगी, चल मेरी कमर की मालिश कर दे, मेरी कमर में बड़ी दर्द है। ये सुनकर तो मैं शर्म से लाल पड़ गया। मेरे लिए चची की मालिश करना इंतहाई शर्म की बात थी, लेकिन चची ने मेरा चेहरा देखे बगैर ही खुद को औंधे कर लिया था और फिर मुझे मजबूरन चची की कमर पर तेल की मालिश करनी पड़ी थी। मुझे यहाँ 1 घंटा गुजरा था और उसी 1 घंटे में मेरे सब्र की हद पार होने लगी थी। ये कैसा काम थे जिनके लिए चची ने मुझे यहाँ बुलाया था। ये काम तो वो किसी औरत से भी करवा सकती थी। मुझे अम्मा की चची कोई बहुत ही बेशर्म और बेहया औरत मालूम हो रही थी और यहाँ मजीद गुजारा मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं वापस लौट जाऊंगा और अम्मा को साफ साफ कह दूंगा कि मैं ऐसी औरत के पास काम नहीं कर सकता। लेकिन जब काफ़ी देर मालिश के बाद में फारिग हुआ तो चची ने तकिए के नीचे से हजार के 2 नोट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, शाबाश, तेरे हाथ में बड़ा जादू, मेरी कमर का दर्द खत्म हो गया है। 2000 रुपये पकड़ में हैरान रह गया था कि सिर्फ पाँव और कमर दबाने के मुझे इतने पैसे मिल गए थे, जितने पैसे सारा दिन मजदूरी करके भी नहीं मिल सकते थे। इसलिए मैंने फालतू ये काम छोड़ने का इरादा मुलतवी कर दिया था, क्योंकि इस वक्त पैसे मेरी अवलीन ज़रूरत थी। पैसे देकर चची कहने लगी कि अब तुम मेरे कमरे में जाकर आराम कर लो और रात वक्त मेरे कमरे में आना। चची की बात सुनकर मुझे कुछ हैरान हुआ कि वो रात को मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाना चाहती हैं, लेकिन सवाल करने की मुझमें हिम्मत ना थी, क्योंकि चची दोबारा आंखें बंद कर लेट गई थी। इसलिए मैं उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में पहुंच गया। मुझे दिन रात में रहना था, वापस अपने घर जाने की इजाज़त नहीं थी। बाकी का सारा वक्त मैं बिल्कुल फारिग रहा था, करने को कुछ काम नहीं था, बल्कि यहाँ तो मुझे खाने पीने को भी अच्छा मिल रहा था। चाची ने खुद ही मुझसे कहा था कि मैं फ्रिज से निकाल कर रात को दूध पी लिया करूँ। इसलिए रात होते ही मैंने दूध पिया और फिर 12 बजे के करीब चची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मैं उनकी आवाज़ पर पहुंच गया। चची को देखकर एकदम ही मेरे कदमों तले से जमीन सरक गई थी और मैं शर्म से नजरें झुका गया था। चची ने बड़ा अजीब सा लिबास पहन रखा था। बिस्तर पर लेटते हुए कहने लगी, चल जाहिद, तेल की बोतल उठाकर ले आ। मैंने तेल की बोतल उठाई और चची के कदमों में बैठने लगा। वो मुस्कुराई और कहने लगी, पैरों की मालिश नहीं करवानी, ये तो मैं जान ही गई हूँ कि तो पैरों की मालिश भी बहुत करता है, कमर की मालिश भी तो तुमने बहुत ही खूब की, अब तो कहीं और की मालिश करवानी है। ये कहकर चची ने शरारती नज़रों से मुझे देखा था और मैं पसीना पसीना हो गया था। अम्मा की चची तकरीबन 50 साल की डेढ़ उम्र औरत थी, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ था। फिर चची ने अपने नाइटी के कंधे से सरका कर इशारे करते हुए मालिश का कहने लगी। मैं जैसे ही उनके करीब गया तो चची कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दे, रोशनी में मज़ा नहीं आएगा। मैंने एक लम्हे घबरा कर चची की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर आंखें बंद कर ली थी। वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गई थी। मैंने धीरे से खामोशी से उठकर लाइट बंद कर दी और धीरे धीरे चची की मालिश करने लगा। चची अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे इसे कितना सुकून मिल रहा हो। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करके मालिश कर रहा था। कुछ देर तक तो मुझसे ये सब कुछ अच्छा ना लगा, लेकिन फिर मैंने ये सोचकर खुद को राजी कर लिया कि इसके एवज मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। चची जैसे जैसे मुझे हदायत दे रही थी, मैं अपनी उंगलियों को वैसे वैसे हरकत दे रहा था और चची की सिसकारियां कमरे में गूंज रही थी। घंटे तक मेरी उंगलियां चची के नरमो मुलायम वजूद पर हरकत करती रहीं और उसके बाद चची ने मुझे वापसी की इजाज़त दे दी। मैं उनके कमरे से निकलने लगा तो 1000 का नोट चची ने फिर मुझे पकड़ा दिया और मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने जल्दी से मुट्ठी में वो नोट दबाया और तेजी से चची के कमरे से बाहर निकलकर
कहीं वो वापस ही ना मांग ले। मैं तो एक ही दिन में इतने पैसे कमाकर खुशी से पागल हो रहा था। वापस अपने कमरे में आकर लेटा तो हजारों ख्वाब देख लिए कि चची की ऐसी ही खिदमत करता रहूंगा तो वो मुझे फिर ऐसे ही नोट लुटाती रहेंगी और मेरे घर के सारे मसले खत्म हो जाएंगे। अगली सुबह जब मैं उठा तो चची घर पर नहीं थी। एक मुलाजिम सफाई के लिए आता था, इसलिए बताया कि चची कहीं बाहर गई। मैं आज़ादी के साथ खुशी खुशी सारे बंगले में घूमने लगा और ऐसे ही घूमते घूमते घर के पिछले हिस्से में पहुंच गया। वहां 2 कमरे बंद पड़े थे। मैंने सोचने लगा कि इतने बड़े बंगले में चची का अकेला दिल कैसे लगता है। हम तो एक छोटे से घर में सब 2 ही कमरों में रहते थे और उसके बावजूद भी अगर कभी कोई कहीं चला जाता तो बड़ी तन्हाई का एहसास होता। जबकि चची तो अपने शौहर के मरने के बाद से लेकर अब तक तन्हा यही थी। अभी मैं ये सोच रहा था कि चची पीछे से चली आई। गुस्से से कहने लगी, जाहिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे खींच कर कमरे में ले गई और अपने साथ बिठा लिया। फिर एक बड़ा शॉपर खोला और ढेर सारे नए जोड़े निकाल कर मेरे आगे रख दिए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो सारे कपड़े वो मेरे लिए लाई थी। एक से बढ़कर एक कीमती जोड़ा था। मुझे कंधों से पकड़कर अपने सामने किया और कहने लगी, तो मेरे पुराने कपड़ों में अच्छे नहीं लगते, तुम मेरे बहुत ही खास बन गए हो, इसलिए अब तुम ये कपड़े पहनोगे। और फिर चची के कहने पर मैंने वो कीमती कपड़े रख लिए थे और मैं उनमें से एक पहन भी लिया था। उसे पहनकर मैं खुद को आईने में देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं तो अच्छा खासा गबरू जवान लग रहा था। 14 साल का तो मालूम ही नहीं हो रहा था। चची ने मुझे देखा तो मेरी तारीफ किए बिना रह ना सकी और कहने लगी, देखो तुम कितने कड़ियल जवान हो, इन कपड़ों में तुम्हारी मर्दानगी कितनी वाजिया हो रही, अब तुम यही कपड़े पहनना। मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं ही दिल में चची को दुआएं देने लगा। फिर सारे दिन चची ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन रात होते ही अपने कमरे में बुला लिया। फिर लाइट बंद करके मालिश करने का कहा। मुझे फिर से शर्म आने लगी, लेकिन चची ने फिर एक अलग किस्म की नाइटी पहन रखी थी और वो पूरी की पूरी आफत लग रही थी। अब तो बेवा चची को देखकर मेरे जज्बात भी बेकाबू होने लगे थे। चची ने लाइट बंद करवाने के बाद फिर मुझसे पूरी तरह मालिश करवाई थी और मैं उनकी मालिश करता रहा था। 2 घंटे बाद मेरी छुट्टी हुई थी और साथ ही 1000 रुपया भी उन्होंने हाथ पर रख दिया था और ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों तक मुझे लगा कि शायद चची ने मुझे इसी काम के लिए रखा है। मैं पूरी तरह मुतमईन हो गया, लेकिन जब 15 दिन गुजर गए तो एक दिन चची ने मुझे अपने पास बुलाया और जो काम करने का कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। चची कहने लगी, मेरा कुछ ज़रूरी सामान है, वो तुझे दूसरे शहर पहुंचाना है और बहुत हिफाजत के साथ। मैं परेशानी के आलम में चची से कहा, मैं तो कभी शहर से बाहर ही नहीं गया, फिर एक सामान कैसे पहुंचाऊंगा। चची कहने लगी कि ड्राइवर और गाड़ी में तुझे दूंगी, बस तुझे मेरा सामान इस पते पर पहुंचा देना है। मुझे ड्राइवर पर भरोसा नहीं है, तो मेरा अपना है, इसलिए मैं आंखें बंद करके तुझ पर यकीन कर सकती हूँ। जब चची ने ड्राइवर और गाड़ी देने की बात की तो फिर मेरे लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए मैं राजी हो गया और खुशी भी कि इस बहाने मैं दूसरे शहर भी देख लूँगा। चची ने एक बड़ा सा पार्सल गाड़ी में लोड करवाया और मुझे ड्राइवर के साथ ही बिठा दिया। मुझे पता भी समझा दिया और कहने लगी कि बस इस पार्सल को एहतियात से पहुँचा देना। और फिर हम वहाँ से निकल गए। 2 घंटे बाद हम शहर की हदूद से बाहर थे और फिर चची के बताए पते पर हमने उस पार्सल को पहुँचा भी दिया था और रात तक मैं वापस भी लौट आया था। जब वापस आकर मैंने चची को बताया तो वो हद से ज़्यादा खुश हुई। उसने मेरे हाथों पर 5000 रुपये रख दिए और कहने लगी, वाकई ही जाहिर तो बड़ा काम का लड़का है, अब तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। चल अगर तुझे ज़्यादा थकन नहीं हो रही तो मेरी मालिश कर दे। चची की बात सुनकर मैंने फिर से तेल उठा लिया। मैं थक तो गया था, लेकिन 5000 के नोट की खुशबू ने मुझे फिर से तरोताज़ा कर दिया। काफ़ी देर तक मैं चची की मालिश करता रहा था और उनकी आंखों से कमरा गूंजता रहा था। मैं हैरान था कि चची ज़्यादा काम तो करती नहीं, फिर इतनी थक कैसे जाती। सारा दिन सिवाय शॉपिंग के चची के पास और शायद कोई काम नहीं था, क्योंकि चची अक्सर ही सुबह सवेरे घर से निकल जाती और शाम के वक्त लौटती। कभी कभी तो मुझे ये सोच भी हैरान कर देती कि चची के पास इतना पैसा कहाँ से आता, जबकि वो तो एक बेवा औरत है। और जहाँ तक अम्मा ने मुझे बताया था, उनके मरहूम चचा भी कोई ऐसा खास काम नहीं करते थे। अम्मा ने यह बताया था कि चचा के मरने के बाद चची के हालात बदले हैं, लेकिन कैसे इसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था। मैं मालिश करके फारिग हुआ तो चची कहने लगी, फिर एक पार्सल पहुँचाना है। इसी तरह अगर तुम काम करते रहेगा तो देखना कितना पैसा कमाएगा। एक और पार्सल का सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया और मुझे उम्मीद होगी कि चची फिर मुझे 5000 रुपये देंगी। लेकिन अगला पार्सल पहुँचाने गए तो चची ने मुझे 7000 रुपये दिए थे, जबकि शहर से बाहर भी नहीं जाना था, बल्कि शहर के अंदर ही सामान पहुँचाना था। और एक बड़ा सा बंगला था जहाँ चची के कहने पर मैंने वो पार्सल उतरवा दिया था। इतना भारी भरकम पार्सल था कि उठाया नहीं जा रहा था। न जाने चची ने इसमें क्या भेजा था। जब उस रात मैंने जाकर चची को अपनी कारकर्दगी सुनाई तो उन्होंने पूछ भी लिया कि पार्सल में ऐसा क्या था जो इतना भारी था और इतना बड़ा भी। चची मुस्कुराकर कहने लगी, कुछ कीमती सामान था जो मैं लोगों के कहने पर उन्हें पहुंचा देती हूँ। तेरे चचा के जाने के बाद घर सुस्ती चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। खानदान वालों में से किसी ने मुझे बेवा की खैर खबर नहीं की, तो ये बात तुझे खुद भी मालूम है। बेटे का कोई किसी के बुरे वक्त में काम नहीं आता, इसलिए बस मैंने यही कारोबार शुरू कर दिया। जब मेरे दिन बदले तो सब मुझ पर उंगलियां उठाने लगे, सवाल करने लगे कि मैं क्या काम करती हूँ, लेकिन अब मैं लोगों की को जवाब क्यों दूँ। ये कहकर चची ने एक कहा भरी और कहने लगी, बस जो कारोबार मुझे समझ आया मैंने वही शुरू कर दिया और अब तो मेरे साथ इसमें शामिल हो गया, क्योंकि आज तक मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा हो गया है। इसलिए अब तुझे रोजाना 2-3 पार्सल पहुंचाने होंगे ताकि कारोबार तेजी से तरक्की करे। मुझे मुनाफा मिलेगा तो फिर मैं तुझे भी खूब दूंगी।
ताकि तेरी माँ बहनों की ज़िंदगी भी आसान हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ एक बेवा औरत किस तरह परेशानी उठाती है। चाची ने मुझे कारोबार की तरक्की के साथ साथ खुशहाली के ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए थे और अब मैं भी उन ख्वाबों के पीछे चल पड़ा था। अब मुझे समझ आया था कि चाची दिन भर खरीदारी के लिए क्यों जाती थी। यकीनन वो अपने कारोबार का सामान लेती थी और फिर इसी पैक करवा कर मुझसे भिजवाया करती थी। मेरा काम तो सिर्फ डिलीवरी का था। ड्राइवर और गाड़ी भी चाची की दी हुई थी। मैं खुशी खुशी ये काम करने लगा। किसी पार्सल के बदले 5,000 तो किसी के बदले 4,000। बस ऐसे ही मुझे पैसे मिल जाते और मैं खुशी खुशी अपनी अम्मा को हफ्ते में एक बार जाकर वो पैसे दिया। अम्मा मुझे इतना पैसा कमाता देखकर हैरान थी। बार बार पूछती कि चाची के घर में क्या काम करते हो। तो मैंने उन्हें भी यही बताया था कि मैं चाची के कारोबार में शरीक हो गया हूँ। अम्मा को भी तसल्ली हो गई थी। अम्मा ने बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे और घर के हालात भी काफ़ी बदल गए थे। और फिर इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी थी। मैं दिन में 3-3 पार्सल पहुंचाने भी जाया करता था। लेकिन एक दिन एक अजीब बात हुई। गाड़ी में पीछे पार्सल रखा था, आगे में ड्राइवर बैठे थे। अचानक पार्सल में हरकत शुरू हो गई। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इसमें क्या सामान मौजूद है। मैंने परेशानी से ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी लाइलम था। फिर पार्सल का डब्बा तेजी से हिलने लगा। मुझे डर हुआ कि चच्ची का भेजा सामान कहीं खराब ना हो जाए। मैंने ड्राइवर को एक तरफ गाड़ी लगाने का कहा और फिर चच्ची की हिदायत के खिलाफ जाते हुए पार्सल खोल दिया। जैसे हमने वो पार्सल खोला तो मेरे होश उड़ गए। वो एक जवान 17 साल की लड़की बंधी भी पड़ी थी और इसके हिलने जिलने से डब्बे हिल रहे थे। उसके मुंह पर टेप लगाई थी, हाथ पांव बांधे थे। मैंने जैसे उसके मुंह से टेप निकाली तो वो चीखने लगी और बचाओ बचाओ की आवाजें देने लगी। वो तो खुदा का शुक्र था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं उस लड़की को कहा कि खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपनी आवाज़ बंद कर लो। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी घबराया हुआ था। मैंने उसे कहा कि गाड़ी किसी सुनसान जगह ले चलो, फिर हम इस लड़की से पता करते हैं कि क्या मामला। मैंने इस लड़की के हाथ पांव खोलकर उसे गाड़ी में ही बैठने का कहा था और उसने मुझ पर भरोसा कर लिया था। फिर हम उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और जब मैंने उसे मालूमात शुरू की तो मेरे होश ठिकाने आ गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी चाची मुझे गुनाह किस दलदल में धकेल चुकी है। उसने मुझे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मैं तो बस नोटों की चमक और खुशबू में ऐसा गुम हुआ था कि मैंने कभी ये जाना ही नहीं चाहा था कि पार्सल के अंदर क्या सामान है और किस बात की चाची मुझे इतने पैसे दे रही है। इस लड़की ने मुझे बताया कि एक लड़के ने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था और फिर मुलाकात के नाम पर बुलवाकर उसे बेहोश कर दिया था। फिर जब उसे होश आया तो एक बंगले में थी जहाँ इस जैसी और भी लड़कियां मौजूद थी। उनके सामने एक 1.5 उम्र औरत खड़ी थी और ऐसी औरत इस लड़की को बताया कि वो उसका सौदा कर चुकी है। वो लड़का इस औरत का भेजा हुआ था। उस लड़के ने तमाम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस बंगले के तक पहुंचाया था और बारी बारी उन सबका सौदा कर रही थी। फिर जबरदस्ती उस औरत ने इस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और लड़की रोते हुए बता रही थी उसने मोहब्बत में धोखा खाया, इसी मोहब्बत में इसका सौदा भी हो गया। हकीकत जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने उस लड़की की मदद की, हामी भर ली थी। वो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी। मैंने वो पार्सल दोबारा से बंद कर दिया और उस लड़की को आज़ाद करके उसे खुद उसके घर पहुंचाया था। इस पार्सल को चाची को दाएं पते पर पहुंचा दिया था और फिर जब मैं वापस बंगले पर पहुंचा तो मैंने झूठ कहा कि मैंने पार्सल पहुंचा दिया है। चाची मुझसे बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद चाची के पास फोन आया और उससे उनका चेहरा सुर्ख हो गया। चाची को पता चल गया था कि पार्सल खाली पहुंचा है और अंदर लड़की नहीं है। चाची ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगी, देखो जाहिद, सच सच बताओ तुमने क्या किया, पार्सल का सामान कहाँ गया। मैंने चाची से कहा कि मैंने तो हमेशा की तरह आपका हुक्म माना है, मुझे क्या पता कि सामान कहाँ है। चाची ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा, कहने लगी मैंने खुद अपने सामान पार्सल पैक करवाया था, फिर उसमें से सामान कैसे गायब हुआ। क्लाइंट ने पूरे 2 लाख रुपए अदा किए थे, ऐसा सामान नहीं मिला और मुझे धमकियां दे रहा है। मैंने चाची से कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि आपका क्या सामान भेजती है या पार्सल के अंदर क्या होता है। जैसे आपने पैक करवा कर दिया था वैसे ही मैं पहुंचा दिया था। चाची गुस्से से मेरी शक्ल देखती और कहने लगी ज्यादा मासूम ना बनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी और ने इस पार्सल को नहीं खोला होगा, क्योंकि तुम्हें वो पार्सल पहुंचाया है तो तुम्हें ही मुझे जवाब दोगी। वो लड़की कहाँ है। चाची की बात पर मेरे दिल में मुस्कुराया और मैंने जानबूझकर चाची से पूछा कैसी लड़की की बात कर रही हैं, आप तो सामान पहुंचाती हैं, फिर लड़की कहाँ से आ गई, क्या पार्सल में कोई लड़की थी। चाची समझ गई कि मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। कहने लगी ज्यादा होशियार ना बनो, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, तुम पर चोरी का इल्जाम डाल दूंगी, तुमने मेरे घर से सामान चुराया। चाची की बात पर मैं मुस्कुराया और कहा ठीक है, आप पुलिस को बुला लें और जो चाहे साबित कर दें, लेकिन याद रखिए कि वो लड़की जब आपके खिलाफ गवाही देगी तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। मेरी बात सुनकर चाची का होश उड़ गया। वो समझ रही थी कि मैं 14 साल का लड़का हूँ, उनकी धमकियों से डर जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा से बहुत बेखौफ था। और फिर ड्राइवर ने भी मेरा साथ देने का वादा किया था। वो भी एक नेक इंसान था जो अनजाने में मेरी तरह इस गुनाह में मुलव्वस हो गया था। जब चाची ने मेरे तेवर देखे तो मोहब्बत से कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी तो तुम मेरे ही दुश्मन बन रहे हो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बंदा लड़की को एक जगह पहुंचा देता है, वहां से उन्हें पार्सल में बेहोश करके डालना होता है। बेहोशी की दवा का असर 12 घंटे तक रहता है और लड़की को गाहक तक पहुंचाने तक उसे होश नहीं आता, इसलिए कोई खतरे की बात नहीं। न जाने कैसे इस लड़की को होश आ गया था, मुझे सच्चाई का इल्म हो गया था। मैंने चाची को साफ कहा कि मैं यतीम जरूर हूँ, मेरी माँ बेवा और बेसहारा जरूर है, लेकिन हम गुनाह का पैसा नहीं खा सकते, ये हराम की कमाई। काश मुझे पहले पता होता मैंने मुझे कौन सा पैसा दे रही हैं तो मैं कभी आपसे ना लेता। मैंने चच्ची से कहा कि आप ये गुनाह कारोबार बंद कर दे वरना मैं पुलिस को इतला कर दूंगा। मेरी बात सुनकर चच्ची ने मेरे सर पर कोई
जोरदार चीज़ मारी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि चची मुझे कैद कर चुकी है। मैं वहाँ पीछे खाली कमरों में से किसी कमरे में कैद था। मैं चीखता चिल्लाता रहा, चची ने मुझे ना खोला और ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। भूख प्यास से मैं बिल्कुल निढाल था। फिर चची मेरे पास आई, कहने लगी, अगर आज़ादी चाहती हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो, मिलकर कारोबार करने में। बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना था, इसलिए मैं चची से फिर वक्त हाथ मिलाया और फिर पार्सल पहुँचाने के बहाने मैंने उस लड़की को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। उसने चची के खिलाफ गवाही दी और चची को गिरफ्तार होगी। चची को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें धोखा दे दिया है। उन्हें लगा कि पैसे की जो लालच उन्होंने मुझे दी है उसके बाद मैं हराम और हलाल की तमीज़ भूल जाऊंगा। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की थी, इसलिए मैं हराम की कोई कमाई नहीं कमाना चाहता था। आज चची जेल की सलाखों के पीछे है और तमाम लड़कियां जिनका सौदा चची ने किया तो उन्हें पुलिस से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही। मैं वापस अपने घर चला आया। सारा सच जानने के बाद अम्मा ने मुझे सीने से लगाकर खूब शाबाशी दी थी। मैंने उनकी तरबियत पर हरफ नहीं आने दिया था। आज मैं एक भट्टे पर काम कर रहा हूँ। मेरी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हलाल की है। इसी बात की मुझे खुशी है और सुकून है। काश कि मुझे पहले पता होता कि चची दिन में 3-3 दफ़ा मुझसे कैसा गंदा काम करवा रही थी तो मैं कभी भी वो काम ना करता, कभी गुनाह की इस दलदल में ना उतरता। मेरा मानना है कि हलाल के एक दाने में हराम कैसे कहीं ज़्यादा ताकत है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।